चंद जी नमस्कार। नमस्कार सर, सीएनबीसी आवाज की सारी टीम को नमस्कार। जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। बताएं क्या उलझन है आपकी? सर मेरी एक कैपिटल गेन के बारे में मेरा एक सवाल है। मैं एक हाउसिंग प्रॉपर्टी लेता हूँ बैंक लोन के थ्रू। हाँ हाँ। और अगर 1-2 महीने में मेरी कोई पुरानी हाउसिंग प्रॉपर्टी बेचता हूँ और उसका जो पेमेंट आता है वो मैं हाँ, लोन में इन्वेस्ट डाल देता हूँ लोन के अकाउंट में, तो हाँ। क्या मुझे कैपिटल गेन लगेगा? ठीक है। देखिए, जब आपने प्रॉपर्टी बेची और आपने विद इन 2-3 मंथ्स आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, या आपके केस में आपने खरीद ली, लोन भी ले लिया और उसके बाद बेच दिया, तो आप फॉल उसी कैटेगरी में करते हैं जहां पे आप इसको क्लेम कर सकते हैं। अब आपके केस में प्रॉब्लम यह है कि आप लोन ले चुके हैं, तो लोन लिए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बट लोन में कुछ कंडीशंस होती हैं। आप एक बार कंडीशंस देखिएगा कि क्या आप उसको अभी लिया 2-3 महीने में आप उसको लोन को बंद करा सकते हैं रीपे करके। अगर आपका ऐसा क्लॉज है जिसमें आप इसको रीपे कर सकते हैं और बंद करा सकते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो कैपिटल गेन हुआ है प्रॉपर्टी बेचने के बाद, वो आप नई प्रॉपर्टी के लिए पे करके आप डिडक्शन ले सकते हैं। बट बैंक इसमें इशू कर सकता है अगर आपका जो बैंक के साथ अग्रीमेंट है उसमें ऐसे क्लॉजेज नहीं है। तो इनकम टैक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट बैंक के क्लॉजेज में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, वो आप एक बार चेक कर लीजिए। लेकिन टैक्स की देनदारी में आप कैपिटल गेन को बचा सकते हैं, इसको प्रीपे करके। वो आप बचा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपना कैपिटल गेन आपका जो हुआ है विद इन टाइम लिमिट आप एक नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब चलते हैं कर्नाटक, जहां से वेद प्रकाश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार लक्ष्मण जी। बताएं क्या उलझन है? वो मैंने रिलायंस के शेयर्स लिया था बिफोर स्प्लिट, बिफोर बोनस। अभी क्या मैं उसको बेच के टैक्स सेव कर सकता हूँ क्या, कैपिटल गेन? क्योंकि अभी वो उसका रेट भी उतरा है और दोनों बोनस आने से उसका कैपिटल गेन का बेनिफिट ले सकता हूँ क्या? और एक दूसरा क्वेश्चन एक और है कि नॉन सैलरीड पर्सन के लिए क्या एनपीएस में 150,000 का क्या कुछ डिडक्शन मिलता है कुछ? क्योंकि कुछ इधर उधर की खबरें में आधा अधूरा मालूम पड़ रहा है, इसलिए। ठीक है। नई टैक्स रिजीम में नॉन सैलरीड लोगों के लिए 50,000 रुपये एनपीएस के डिडक्शन का फायदा मिलता है कि नहीं मिलता? दोनों सवाल का जवाब देंगे गौरी। पहले मैं आपको बोनस शेयर का ट्रीटमेंट बता देती हूँ। जो आपको रिलायंस का बोनस शेयर मिला है, वो उन शेयर्स का जो ट्रीटमेंट होगा उसमें जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको 0 लिया जाएगा, और जिस दिन आपको बोनस शेयर मिले हैं उस दिन की उसको परचेज मान ली जाएगी। तो आप डेफिनेटली उसको बेच के कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन अगर आप आज बेचेंगे तो आपके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा, क्योंकि अभी आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ऊपर नहीं हुआ है। तो आप इसको होल्ड कीजिए, 1 साल तक होल्ड कीजिए। जब आपका ये लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तब आप बचा सकते हैं टैक्स, जब तक आप 1,25,000 तक का उसको बेनिफिट उसमें अवेल कर लेते हैं। हालांकि अब बजट आने वाला है, अगर इसमें इस लिमिट को बढ़ा दिया जाता है तो उस हिसाब से लागू होगा। तो अगर आप इससे ज़्यादा का प्रॉफिट, क्योंकि आपका जितना भी है सारा प्रॉफिट होगा, बिकॉज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 है, तो आपको अगर इससे ज़्यादा करते हैं तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना होगा। तो आपको ऐसे प्लानिंग करनी होगी, अगर आपको कोई टैक्स नहीं देना है उस पर, कि आपका 1,25,000 का आपका गेन हो या एज पर बजट। जो दूसरा आपका सवाल है एनपीएस का न्यू रिजीम में, तो आपने जो खबरें पढ़ी हैं एनपीएस की, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पे ये है कि एनपीएस में 2-3 सेक्शंस होते हैं। जो 50,000 वाला सेक्शन है, जो आपका 80 CCD 1B के अंडर, वो आप ले सकते हैं ओल्ड रिजीम में, वो न्यू रिजीम में नहीं मिलता है, और वो सेल्फ एम्प्लॉयड को भी मिलता है अगर वो ओल्ड रिजीम में ऑप्ट करते हैं। जो आपके एम्प्लॉय होते हैं जिनको सैलरी मिलती है, उस केस में एक कंट्रीब्यूशन होती है जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एनपीएस में, वो कंट्रीब्यूशन न्यू रिजीम में भी मिलती है। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आप ये 50,000 वाली एनपीएस की डिडक्शन की बात कर रहे हैं, तो आपको वो सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में न्यू रिजीम में वो नहीं मिलेगी। अब चलते हैं नोएडा, जहां से सुभाष चंद्र सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी। बताएं क्या सवाल आपके पास? मेरा पहला सवाल था कि जो अभी बजट 24-25 का था, जिसमें कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ गया था, तो वो रेट जो है 23rd जब बजट पास हुआ था तब से
कौन सा रेट रहेगा, उसके पहले का क्या रेट रहेगा। और दूसरा सवाल था कि ऐसा करते हैं, पहले सवाल का जवाब ले लेते हैं, फिर दूसरे सवाल पूछिएगा, फोन पे बने रहिए। पहला सवाल का जवाब दे दिया। तो ये कंफ्यूजन लक्ष्मण बहुत लोगों को है क्योंकि ये इंटरिम बजट था, तो इंटरिम बजट था, 2 बजट आए, जुलाई में चेंजेस हुए और अभी आईटीआर फॉर्म निकल के नहीं आया है। जब आईटीआर फॉर्म आएगा तो अपने आप समझ आ जाएगा उसको कैसे दिखाना है। तो जो 23 जुलाई को क्योंकि बजट अनाउंस हुआ, तो जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का जो रेट था 23 से पहले, वो पुराना वाला रेट ही होगा 23 जुलाई तक। 23 जुलाई के बाद आपका जो नया रेट सरकार ने बताया वो आपका लागू हो जाएगा। यानी कि 23 जुलाई से पहले अगर आपने कोई भी इक्विटी लॉन्ग टर्म बेची है तो 10% लगेगा, 23 जुलाई के बाद 12.5 लगेगा, और वैसे ही शॉर्ट टर्म पहले 15 और बाद में 20। और जो आपका प्रॉपर्टी को लेके कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म, उसमें जैसे हमने देखा कि इंडेक्सेशन रिमूव किया गया, तो बाद में जो एक्चुअल लॉ बना है वो ये है कि 23 जुलाई से पहले पहले अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी और आप उसको कभी भी बेचेंगे, तो रेजिडेंट्स के केस में दोनों ऑप्शंस हैं, जिसमें आप विद इंडेक्सेशन वाला ऑप्शन जहां पे आपको 20% का टैक्स देना होता है, विदाउट इंडेक्सेशन 12.5 का आप ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें भी आपका टैक्स बचता है। लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 23 जुलाई के बाद खरीदी है तो उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपको विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। चलिए, तो ये तो बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।